तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स क्या है? रे डायग्राम्स के ज़रिए हमको ये बात मालूम चलती है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट से लाइट रेडिएशन आ रहे हैं या रेज ऑफ लाइट्स आ रही हैं, उसके बाद कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस कहाँ पर मीट करेंगी और कैसे इमेज बनाएंगी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स में। तो रे डायग्राम्स को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन बेसिक रूल्स को हमें देखना पड़ेगा जिनको फॉलो करके, और ये बेसिक रूल्स पहले भी बताए जा चुके हैं कि इनको फॉलो करके हम लोग आगे रे डायग्राम्स बनाएंगे। और ये रे डायग्राम्स किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये रे डायग्राम्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस पर बेस्ड हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे फोकल लेंथ निकालना या मिरर इक्वेशन निकालना, ये सारे के सारे रे डायग्राम्स पर डिपेंड करते हैं। और जितने भी हमारी न्यूमेरिकल्स आगे आने वाले हैं या बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इन रे डायग्राम से आसानी से हम समझ सकते हैं और उनके आंसर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनके बारे में आपको पहले भी बताया गया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहला रूल क्या है? मान लें ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर पर लाइट रे आ रही है। लाइट रे आने के बाद जब इससे स्ट्राइक करेगी और ये एक पॉइंट से पास करेगी जिसको हम फोकस कहते हैं, तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक वो कहाँ से होगी? फोकस से। ठीक है, बस इतना सा रूल है। कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो फोकस से। इसी तरह से हमारा दूसरा रूल है, ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा फोकस है। ये सेकंड रूल इस फर्स्ट रूल का जस्ट रिवर्स है। क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे आ रही है जो कि फोकस से पास करती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बैक एट फोकस, और सेकंड, फोकस से अगर आ रही है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट बैक होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल हमारा है, ये हमारा पोल है। थर्ड रूल क्या कहता है? ये हमारा फोकस मान लेते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, किस तरह से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस टॉपिक को हमने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था। ये C क्या है? ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस होल स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास। ठीक है, ये सेंटर किसका है? पूरे के पूरे स्फेरिकल ग्लास का। तो ये जो हमारा सेक्शन है ऑफ मिरर, सेक्शन ऑफ मिरर है कॉनकेव मिरर का, इसका भी सेंटर ये है। और हमने एक बात समझी थी कि अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है और ये उसका सेंटर है तो जो भी नॉर्मल बनेगा वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और नॉर्मल कैसे बनेगा? टेंजेंट बनाएंगे पहले, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टेंजेंट बनता है, ये टेंजेंशियल प्लेन है, और इस टेंजेंशियल प्लेन से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो क्या होगी? वो नॉर्मल होगी। और वो नॉर्मल को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ठीक है, याद आया कुछ? तो वही केस है यहाँ पर भी। क्या केस है ये? कि ये हमारा स्फेयर है या ये हमारा कॉनकेव मिरर है जिसका सेंटर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर से पास करती है वही लाइन क्या होती है? नॉर्मल। वही लाइन क्या होती है? नॉर्मल। अब इसी नॉर्मल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है, इसी नॉर्मल के अलोंग कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है इस मिरर पर तो क्या होगा?
वो रिफ्लेक्ट बैक होगी एट द सेम पाथ। यही केस हमारा प्लेन मिरर के केस में भी था, जहां पर हमने नॉर्मल इंसिडेंस का रूल समझा था कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या था कि हमारा जस्ट एक प्लेन सरफेस था। प्लेन सरफेस पर अगर ये हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक भी इसी पाथ पर होगी। और हमने ये भी समझा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यही पर केस सेम ये वाला बन रहा है कि ये टेंजेंशियल सरफेस है। टेंजेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन गुजरेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और इस परपेंडिकुलर यानी इस नॉर्मल के अलोंग अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा रूल। इसी तरह से एक रूल और आता है हमारा जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। फोर्थ, ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस क्या कहता है? ऑब्लिक इंसिडेंस कहता है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पोल पे, कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो वो कौन से पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि पोल प्रिंसिपल एक्सिस पर है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमारा फोकस होता है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और पोल से क्रॉस हो रही है तो यही लाइन हमारी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, यही हमारा रेडियस है इस स्फीयर का। ठीक, यही हमारा रेडियस है इस स्फीयर का। और हम जानते हैं कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास कर रही है और पोल से होकर गुजर रही है वो क्या है? वो नॉर्मल भी है। वो क्या है? नॉर्मल भी है टू द टेंजेंट ऑफ दिस सरफेस। तो जो लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है नॉर्मल से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। ठीक, इसको हम चलिए नाम यहां पर दे देते हैं थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ये भी थीटा होगा, क्योंकि हमने ये जाना था किसी भी सरफेस पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहां पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हमको लाइन दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस, इस केस में ये नॉर्मल का काम करेगी।